अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुबीन मापकर, आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज़। जज्बा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ है मोहम्मद रेहान मेमन, पूना से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट। आज हम उनसे बात करते हैं। रेहान जी, IHRC माइग्रेट वर्कर्स के लिए क्या हेल्प कर रहे हो और आपकी टीम कितनी है? आप लोग किस तरीके से काम करते हो, क्या बताना चाहेंगे इसमें आप? ऐसा है कि जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है या IHRC, ये हमारा महाराष्ट्र का मैं प्रेसिडेंट हूँ और महाराष्ट्र के अंदर हमारे 7-8 जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से हमारी जो टीम काम कर रही है, तो हमारे सबसे पहले मैं हमारा नाम लेना चाहूँगा शांति सिंह चौहान जी, जो इस वक्त में महाराष्ट्र स्टेट की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी भी है। उन्होंने लगभग 3000 लोगों को, माइग्रेंट्स लोग जो वर्कर्स जो थे, जो कुछ तेलंगाना स्टेट्स के भी मतलब यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, उनको काफ़ी हेल्प किया। और बांद्रा, नौपाड़ा, जोगेश्वरी और मडाईलैंड वगैरह उस साइड में काफ़ी लोगों को उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, ज़रूरतमंदों लोगों को सैनिटाइजिंग किया, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया, राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और बहुत सारे ऐसे जो उनको हेल्प होना चाहिए था उन्होंने हेल्प किया। और साथ ही साथ के अंदर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है आशीष शेख साहब, जो मुंबई से है, और हमारे एडवोकेट गणेश अय्यर जी है, और नागपुर से हमारी कांग्रेस पार्टी के महिला विंग की महाराष्ट्र सचिव है अपना नफीसा सिराज मैडम, और भी जो लोग हैं मतलब थाना के अंदर में नई मुंबई के अंदर तायरा सैयद जी है, जो ममता फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है। उन्होंने भी लगभग 800 लोगों को राशन मीरा रोड के अंदर, नाला सुपारा के अंदर और नई मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं। और भी मतलब बुल्डाना है, और बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, और दुलिया में है, अमरावती में है। तो लगभग लोगों को मतलब माइग्रेंट्स वर्कर्स जो लोग हैं और जो ज़रूरतमंद फैमिलीज है, जो सब ही कास्ट के लोगों को हम लोगों ने जो है हेल्प किया है, जिससे जो हो सका पर्सनल लेवल के ऊपर लोगों ने राशन बांटा, भाजी तरकारी बांटा, फ्रूट्स दिया, और उनकी जो ज़रूरतों की जो चीज़ें थी वो सारा उनको जितना हमसे होना चाहिए था उतना हमने हेल्प किया। तो रेहान जी, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट पर क्या हेल्प कर रहे हैं आप? मेडिकल हेल्प के अंदर एक्चुअली हम लोग हेल्प ये कर रहे हैं कि जैसे कि कोई पेशेंट्स का या किसी महाराष्ट्र के कहीं से भी अगर ऐसा फ़ोन वगैरह हमारे टीम को, मेंबर्स को या मुझे फ़ोन आता है कि जहाँ से भी मतलब जो भी ऐसा कोविड पॉजिटिव है, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है या पेशेंट्स है और उनको हॉस्पिटल में नहीं लिया जा रहा है या एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पा रही है या आजू बाजू वाले लोगों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं उन लोगों की वजह से, तो उसके ऊपर जितना मतलब हमारे को जो हॉस्पिटल जो नियर बाई में जो म्यूनसिपालिटी या गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है, वहाँ के डीन्स को, सुपरिटेंडेंट्स को कांटेक्ट करके उनको मतलब जितना हेल्प होना चाहिए था कराया। नायर हॉस्पिटल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ लोग थे जो मुंबई से घाटकोपर हो गया, गोवंडी हो गया, कुर्ला, भिंडी गुजरात से, ऐसे 5 से 6 लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत थी, जो नायर हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त में कोविड-19 की ही मतलब पेशेंट्स जो है उनको ही मतलब लिया जा रहा है। तो उनको भी मतलब जो चीज़ की मतलब उनको ज़रूरत थी डायलिसिस की, तो वहाँ के डीन से, वहाँ के जो उसके ऊपर जो काम कर रहा है डायलिसिस के ऊपर में, हमारी एक संगीता मैडम पाटिल करके एक मैडम है, उनसे बात करके उन लोगों को हेल्प किया गया और इमीडिएटली उनको वहाँ पर बेड का इंतज़ाम किया गया और उनको सेम डे नाइट में जिसको ज़रूरत थी, सेकेंड डे उनको डायलिसिस के ऊपर उनको डायलिसिस दिया गया और उनको बाद में डिस्चार्ज भी किया। जिनको ज़रूरत थी वो कुछ अभी भी मतलब 15 दिन से अभी भी मतलब वहाँ है, एडमिट है, तो उनको सारी सुविधा वहाँ पर हो रही है। अभी कुछ दिन पहला एक हमारे को कस्तूरबा हॉस्पिटल से एक रिक्वायरमेंट हमारे आसिफ शेख जी, जो हमारे कुरैशी जो है आसिफ कुरैशी, IHRC के वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, उनको एक वहाँ से कुछ कंप्लेंट्स आई, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो है साफ़ सफाई की सहूलत नहीं, गंदगी है, खाने पीना उनको लेट दिया जा रहा है, सुबह देने के बाद में डायरेक्ट रात में दिया जा रहा है,
और भी मतलब मेडिसिन की ज़रूरत वगैरह जो होती है हॉस्पिटल के अंदर, वो उनको प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही थी इलाज में। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि रेहान भाई ऐसी सब प्रॉब्लम है, जरा देखिए कुछ। तो मैंने तुरंत ही इस मामले के ऊपर में हमारे जो कस्टोपस हॉस्पिटल के जो चंद्रकांत पवार साहब जो डीन हैं उनसे बात किया, उनसे वहाँ पे जानने की कोशिश किया। फिर उसके बाद में हमारे हेल्थ मिनिस्टर हमारे राजेश डी टोपे से बात किया और उनके पीए ने तुरंत ही और साहब ने राजेश टोपे साहब ने तुरंत ही इमीडिएटली वहाँ पर हॉस्पिटल में कॉल किया और वहाँ पे स्ट्रिक्ट किया। और दूसरे दिन से ही ये दिखने को मिला कि साफ़ सफाई भी बराबर हो रही है और उनको जो खाना जो दोपहर में जो उनका जो टाइमिंग है, सुबह का जो वक्त है, रात का जो वक्त है, टाइम टेबल के ऊपर उनको खाना पीना हर चीज़ दिया जा रहा था। और ऐसी ही मतलब जहाँ से भी हॉस्पिटल जो भी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आ रहा था और जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे, साइन हॉस्पिटल का वीडियो भी आप लोग जानते हो, साइन हॉस्पिटल इस तरीके से वीडियो वायरल हुआ। वहाँ के भी डीन जो थे, पहले मोहन जोशी थे जो अभी नायर चले गए, और अभी जो डीन आया उनसे भी बातचीत करके, और उनका जो प्रॉब्लम ये था कि जो वीडियो वायरल हो रहा था उसके ऊपर भी उनसे बात करके चर्चा करके अब वहाँ पर भी चीज़ें जो है जो प्रॉब्लम्स थे क्रिएट्स जो प्रॉब्लम हो रहे थे उसके ऊपर उन लोगों ने मेहनत करके और उस चीज़ को सुधारा और काम कर रहे हैं। रेहान जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि खुला नायर कस्तूरबा और साइन हॉस्पिटल में कोविड के पेशेंट्स को तकलीफ़ें हो रही थी, परेशानियाँ हो रही थी, तो किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्या बताना चाहिए? देखिए किस तरीके से मतलब इसके अंदर देखो इस वक्त में जो है हम किसी को दोषी नहीं बताएंगे, क्योंकि सिचुएशन जो लॉकडाउन जो हुआ, लॉकडाउन होने के बाद में जिस तरीके से कोरोना वायरस मैं देख रहा था कि जिस तरीके से मतलब 1, 2, 4 ऐसे 10, 15, 100 करके जो बढ़ते जा रहे थे पूरे इंडिया के अंदर में, एक 20-25 दिन पहला एक 10-12 हज़ार के आंकड़ों पे चल रहा था और आज 25 दिनों के अंदर यानी ये मंथ में, ये महीने में मतलब लास्ट 30 डेज के अंदर में आज 1,01,000 पेशेंट्स हो गए। और हॉस्पिटल्स के अंदर जो दिक्कतें आ रही है, एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर भी जगह कम है और भी जो पेशेंट्स है उनको भी ध्यान देना पड़ रहा है। और जो कोविड-19 की जो पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं वो पेशेंट्स के ऊपर भी मतलब डॉक्टर की जो टीम्स है वो काम अपनी तरीके से कर रही है। कहीं ना कहीं लापरवाही बोले तो कैसा है, जब एक साथ मतलब इतने सारे पेशेंट्स हो जाएंगे उनको संभालना, उनको करना। और कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है कि जिसको भी मतलब उसके जो सिम्टम्स है हर कोई अपने आप को सेफ रख के ही मतलब पेशेंट्स की जो भी है कि जो काम करेगा, हर कोई जो है अपना काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर भी सारे डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ जो है अपनी तरीके से काम अच्छी तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें जो आती है वो डॉक्टर्स को भी है, स्टाफ को भी और पेशेंट्स को भी है। एक सवाल और रेहान जी, IHRC इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि IHRC देखो ह्यूमन राइट्स का जो काम है, जैसे तो आप लोग को पता ही होगा कि ह्यूमन राइट्स जो एक मानव अधिकार जो है, तो उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर जो हमारा लॉ जो है, जो हमारा स्ट्रक्चर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब काम करने पब्लिक के राइट्स के लिए काम कर रही है। और पब्लिक को जितना इसका बेनिफिट्स हो, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर काम हो या चाइल्ड वुमेन्स के डेवलपमेंट पे काम हो, हेल्थ के ऊपर काम हो, या कहीं डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ करप्शन हो रहा है, जहाँ पे आम जनता को जहाँ पर करप्शन करने की मतलब जो डिपार्टमेंट जो करप्शन कर रहा है और आम जनता को जिस कामों के अंदर अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में कहीं ना कहीं पुलिस वालों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण जब किसी आदमी को या कोई लेडीज़ को जब कार्रवाई ज़बरदस्ती की होती है, वो भी पुलिस को कोई मिसगाइड करता है, तो उसी चीज़ के लिए हम लोग वहाँ पर जो है वो राइट्स के हम लोग उस चीज़ के लिए वहाँ जाते हैं और उसके ऊपर मतलब जो है जो सही है और जो लीगली से जो तरीके से काम होता है उस तरीके से पब्लिक के फेवर में काम हम लोग करते हैं। और ऐसी बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है या प्राइवेट डिपार्टमेंट से, एजुकेशन से, हॉस्पिटल से और माइग्रेंट्स वर्कर्स है और कंज्यूमर्स है, ऐसे कई ऐसे काम जो है जो जिसके अंदर पब्लिक की हेल्प हो, पब्लिक का जो राइट्स हो, उसके लिए ह्यूमन राइट्स काम करती है। और हमारा यही मकसद है कि ज़्यादातर हमारे महाराष्ट्र नेशनल लेवल के ऊपर में हम ज़्यादातर की पब्लिक का जो हो अच्छे से अच्छा उनको, उनके बच्चों को
अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलाने की कोशिश करेंगे और उनको हेल्थ के जो डिपार्टमेंट का जो भी मेडिकल ऑपरेशंस वगैरह के काम है उनको गवर्नमेंट के तरफ से जो कुछ भी सुविधाएं है और जो भी हम लोग कर सकते हैं पब्लिक के लिए हॉस्पिटल के मामले के अंदर वो हम लोग उनकी मदद करेंगे। और हमारा यही मकसद है कि पूरे देश भर के अंदर हमारे भारत के अंदर जिस तरीके से आज जो प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो रहे हैं और उनको जो हमारे भारत के पब्लिकों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को ह्यूमन जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन से रजिस्टर्ड है और 27 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर, इंडिया के अंदर में लगभग 13 स्टेट्स के अंदर आज काम कर रही है और महाराष्ट्र के अंदर 8 से 9 जिले के अंदर अब तक हम पहुंचे हुए हैं। आगे पूरे 36 जिले के अंदर हमारे प्रेसिडेंट्स हो गए और अच्छे लेवल के ऊपर हमारे हमारा लेडीज विंग काम करेगा, हमारा विंग काम करेगा और आगे और भी हमारे जो सेल्स डिपार्टमेंट है जैसे माइनॉरिटी है और मैं आपको बोलूँ स्टूडेंट्स विंग है, टीचर्स विंग है, मजदूर सेल है और भी ऐसे कई सेल्स के डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर हम हमारे महाराष्ट्र का अच्छे से अच्छा काम करेंगे और हर हमारा जो पोस्ट होल्डर जो होगा जो जिला लेवल पर है, तालुका लेवल के ऊपर में वो अपने समाज का, अपने लोगों का आस पड़ोस का अच्छे से अच्छा ध्यान रखेगा और उनकी हेल्प करने की दिन रात में जैसा भी उनको मौका मिलेगा वैसा उनका काम करेंगे। जैसा कि अभी आपने बोला है रेहन जी कि जिस तरीके से सुविधा मिलनी चाहिए उस तरीके से सुविधा नहीं मिल पाती है, तो क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए? जो क्या क्या सुविधा मिलना चाहिए मतलब जो आज गवर्नमेंट के अंदर जो फैसिलिटी जो है, किस तरीके की फैसिलिटी? जो पब्लिक फैसिलिटी ये है कि जैसे कि जो हमारा जो कोटा है एजुकेशन के ऊपर में, स्कॉलरशिप्स के ऊपर में, एजुकेशन के अंदर भी जो हमारा रिजर्वेशन है वो पब्लिक को सही तरीके से पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी कहीं कहीं अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हम लोग का काम रुका हुआ है, नहीं तो लगभग गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर भी फीस लिया जा रहा है और फीस इस तरीके से लिया जा रहा है कि कंप्यूटर फीस हो गया, स्पोर्ट का फीस हो गया, कराटे का फीस हो गया, तो ये सब चीज़ की क्या फीस है? गवर्नमेंट में तो ऑलरेडी मिलता ही है उनको, बच्चों को म्यूनसिपाल्टी के स्कूल्स के अंदर में बच्चों को नाश्ता भी मिलता है, जो जिनकी शिफ्ट 12 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक है उनको दोपहर में खाना भी दिया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट दे रही है, पर ये फीस का सिस्टम क्या है, कौन कर रहा है? क्या वो स्कूल का जिसको इंचार्ज बनाया गया है, जो प्रोफेसर है या टीचर है या प्रिंसिपल है वो कर रहा है, या जो उस मतलब जहाँ पर म्यूनसिपाल्टी स्कूल है वो शहर का जो या म्यूनसिपाल्टी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो उसको कौन मजबूर कर रहा है? या खुद मनमानी प्रिंसिपल या प्रोफेसर वो स्कूल के अंदर कर रही है? हॉस्पिटल के अंदर भी यही चीज़ हो रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी सारी चीज़ें फ्री होती हैं, बेड का, डॉक्टर फीस वगैरह, पर कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर जो गवर्नमेंट के तरफ से जो मेडिसिन जो पेशेंट्स को जो फ्री मिलना चाहिए वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा 20 से 30% ही इनको मेडिसिन दे रहे हैं और बाकी का बाहर का लिख के दे रहे हैं। तो वो सब मेडिसिन कहाँ जा रहा है? जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस मतलब जो प्राइवेट जो कॉलेजेस वगैरह है, जो ट्रस्ट है, तो वो उनको काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प आती है, पर वो कॉलेजेस के अंदर भी फीस किस चीज़ का चार्ज किया जा रहा है? नॉर्मली फीस होना चाहिए पर उसकी फीसें इतने क्यों? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कॉलेज हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, ये जो तीनों चीज़ें है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि या तो फिर शायद ही वो डिपार्टमेंट का आदमी का इसके अंदर करप्शन कर रहा है, या तो जिसके अंडर में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स है या तो वो कर रहा है। अभी कुछ ही दिन के अंदर आफ्टर लॉकडाउन के बाद में कुछ 2 हॉस्पिटल के नाम आए हैं जहाँ पर बहुत बड़ा स्कैम किया गया है, फंड भी उनको मिला गया है, फिर भी काम कुछ नहीं हुआ है। जिस तरीके से काम उनको दिया गया है उस तरीके से लोग काम नहीं किए, लाली पाउडर लगाकर उन लोग को काम रिपेयरिंग करके दे दिया है और बता दिया है कि भाई हमने ये काम किया, हमारा इतना पैसा आया था, ये पूरा पैसा यहाँ लग गया। तो इस तरीके से जो पैसा उनको पब्लिक के लिए दिया जा रहा है काम करने के लिए, वो बॉडी वाले खुद ही मतलब उसको हजम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के लिए तो मतलब प्रॉब्लम ही है ना, पब्लिक को कहीं ना कहीं मतलब उसकी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर
क्या लगता है प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है? जो प्रशासन जो अपने तरीके से काम जो कर रही है बहुत ही बेहतर कर रही है। जैसे कि हमारे जवान जो हमारे पुलिस महाराष्ट्र की पुलिस जो डिपार्टमेंट है 24 घंटा अपने कामों में लगी हुई है। पुलिस ऑफिसर्स हो या वहाँ पर कमांडर्स हो या जो भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का प्रशासन का जो भी स्टाफ हो वो अपने बाल बच्चों से दूर अपने फैमिली से दूर रहकर वो पब्लिक के लिए काम कर रही है और वो पब्लिक के लिए दिन रात रोड के ऊपर है। अभी कुछ ही दिन पहले बॉम्बे के अंदर जे हॉस्पिटल के अंदर में 14 पेशेंट्स पाए गए। जब वहाँ पर पुलिस जब डिपार्टमेंट जब अपनी तरीके से जो काम कर रही है तो कुछ जो वहाँ के जे हॉस्पिटल के अतराफ के जो एरिया जो आते हैं जैसे कि जे हॉस्पिटल का मतलब वो पूरा मतलब दो टाकी वगैरह आ गया, टेंकर मोहल्ला आ गया, उजरा मोहल्ला आ गया, नागपुर आ गया, तो कुछ ऐसे एतराफ है जो जे हॉस्पिटल के अंदर है। पुलिस की सुनते ही नहीं, पुलिस की सुनते ही नहीं। पुलिस ने मार्केट बंद करने लगे, वहाँ के औरतें निकल के आ गई, वहाँ के लोग निकल के आ गए, पुलिस के ऊपर मतलब ये हो गया। अरे वो पुलिस है, वो तुम्हारे लिए रोड के ऊपर दिन रात बैठकर काम कर रही है और तुम पब्लिक उन्हीं को उल्टा सीधा बोल रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्रशासन जो अपना काम कर रही है और देखो कहीं ना कहीं पुलिस वाला अगर कहीं ज्यादती करता है तो उनके साथ में पब्लिक ने मजबूर किया उनको ज्यादती करने के लिए। और हमारे तो होम मिनिस्टर साहब ने खुद बोला है कि जितना कड़क से कड़क तुम कार्रवाई कर सकते हो तुम करो। क्योंकि एक आदमी एक वीडियो शायद आप लोगों ने तो टिकटॉक फेसबुक व्हाट्सएप पर एक वीडियो चल रहा था कि एक माचिस की तीली लाइन से खड़ा कर दी गई, उसको आग लगाया तो लाइन से 15-20 कांडी जल गई और एक जो उसकी तीली है वो बाहर निकल के आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सारे जो तीली जो जल रहे थे कोरोना वायरस पॉजिटिव थे और एक समझदार आदमी वहां से हट गया तो पीछे की पूरी लाइन बच गई। तो बोलने का मतलब ये है कि मैंने इसलिए इसका हवाला दिया कि अगर कहीं पर कोरोना वायरस के पॉजिटिव पेशेंट्स है, अगर उसको अगर सही तरीके से अगर वो अपना इलाज करे और भीड़ में ना करे और भीड़ में ना आए तो बाकी के जो लोग हैं वो तो सेफ हो जाएंगे। तो ज़्यादा क्राउड होने से किसको थोड़ा बहुत सिम्टम्स होगा, किसको थोड़ा बहुत होगा, कम ज़्यादा किसी को होने से जब पब्लिक इकट्ठा जब भीड़ जमा होगी तो जाहिर सी बात है वो बीमारी फैलेगी। जब बीमारी फैलेगी तो हमारी आबादी कम होगी, जब हमारी आबादी कम होगी तो हमारी नेशनलिटी के जो पॉपुलेशन है वो कम होंगे और कहीं ना कहीं नौजवान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं। अगर इस घटना से अगर कोई जिसका डेथ हो चुकी है तो सबसे ज़्यादा अफसोस पूरे देशवासियों को है और कहीं ना कहीं हर किसी को अफसोस है कि कोरोना वायरस से ये बीमारी से लोग मर रहे हैं, हर किसी को अफसोस है। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट जो कर रही है वो आप लोगों के लिए ही कर रही है कि आपकी फैमिली अच्छी हो, आपके लोग अच्छे हो, आपके परिवार अच्छा रहे। इसलिए गवर्नमेंट इतना पुलिस जो काम जो कर रही है वो इसीलिए कर रही है कि आप सुरक्षित रहिए और आपकी वजह से किसी को और प्रॉब्लम्स ना हो। रेहान जी, ये तो हम मानते हैं कि पुलिस अपना काम सही तरीके से कर रही है और हाँ, पुलिस के साथ साथ में उन डॉक्टर्स को भी सैल्यूट है, पुलिस को भी सैल्यूट है और उन वॉलंटियर्स भी है जो पुलिस प्रशासन का साथ देते हुए डॉक्टर का और कर्मचारियों का जो हमारे बीएमसी के या म्यूनसिपालिटी के जो लोग काम कर रहे हैं उन सब अपने अपने लेवल के ऊपर में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो मतलब अपोजिशन वाले भी है या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसी तनाव के आपसी मतलब झगड़े के लिए ये काम के अंदर भी मतलब बुरा भला एक दूसरे को बोल रहे हैं। तो उससे किसी को सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारी महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अच्छी से अपना जो उनका जो फर्ज है वो निभा रही है। और रही बात जहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के हालात तो पूरे दुनिया को मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से काम नहीं करती है और क्या बोलती है। मैं माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब से और राजेश टोपे साहब से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर और कुछ महाराष्ट्र के अंदर में जो कोविड-19 का और कोरोना वायरस का जिस तरीके से माहौल चल रहा है, ये महामारी की बीमारी जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो कोरोना वायरस के चलते जो डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं और जो कैंसर्स के जो पेशेंट्स हैं, जिनको कैंसर के पेशेंट्स को अपना कीमो नहीं मिलने की वजह से उनकी हालातें काफ़ी बिगड़ रही है और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है। वैसे ही डायलिसिस के वजह से कुछ लोगों को डायलिसिस सही टाइम के ऊपर सही वक्त के ऊपर ना मिलने से
हफ्ते में किसको 2 बार 3 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, 15 दिन में 2 दिन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ पेशेंट्स लोगों को जिनको कोरोना का दूर दूर तक कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है, उन लोगों को, जिन लोगों को मतलब डायलिसिस की जो ज़रूरत पड़ रही है, उन लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट के अंदर कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ की सुविधा नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी से और राजेश टोपे साहब से मैं ये विनती करता हूँ कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर में ये जो डायलिसिस का एक सेंटर स्टार्ट किया जाए, जहाँ पर मतलब अलग डिपार्टमेंट उसका हो और उनको डायलिसिस के वास्ते एक अलग डिपार्टमेंट होकर वहाँ पे उनको डायलिसिस स्टार्ट किया जाए। और कैंसर के लिए भी जो कैंसर के लिए भी मतलब जो जिनको केमो की ज़रूरत है, उनको भी कैंसर के बीमारी के अंदर जो केमो दिया जाता है, रेडिएशन जो दिया जाता है, उनके ऊपर में उनको एक अलग डिपार्टमेंट करके उनका इलाज होना चाहिए। हॉस्पिटल को लेके आम जनता की ज़रूरतें क्या है? को लेके आम जनता की मतलब कोशिश ये है, और क्योंकि जैसे कि जो हालात जो चल रहे कोविड-19 के, कोरोना वायरस के, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस की बहुत ज़रूरत है। जो मतलब इनका जो हफ्ते में 1 बार 2 बार जो ब्लड सर्कुलेशन जो चेंज हुआ करता, जो डायलिसिस वगैरह होते थे, किसी को 15 दिन में 2 बार है, किसी को हफ्ते में 2 बार है, 3 बार है, तो वो लोग काफ़ी परेशान से, और कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है, और वो काफ़ी परेशान इस चीज़ को लेके। जो कैंसर पेशेंट्स थे उनकी भी कई मौतें हो चुकी है, जिनको महाराष्ट्र के अंदर या पूरे देश के अंदर, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि उनको भी केमो के वास्ते हॉस्पिटल्स नहीं ले रहे थे। जो कोई ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स थे या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, उसी तरीके से पब्लिक इस चीज़ को लेकर, ये कैंसर्स को, केमो को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, और ये डायलिसिस के ट्रीटमेंट को लेकर, और भी कहीं अगर किसी को हार्ट अटैक वगैरह आता है या और कोई मतलब किसी के और कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे चेकअप्स वगैरह है, हार्ट वो रिप्लेसमेंट है, किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है, तो उनको ये सारी चीज़ें की बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। और मैं ये गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र की सरकार से और सेंट्रल की सरकार से, मेरी भारत सरकार से और मेरे महाराष्ट्र की सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसके ऊपर में जल्द से जल्द ही इसके ऊपर में कार्रवाई करें, और ये जो पब्लिक की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है पब्लिक की, एक आखिरी सवाल, इस लॉकडाउन के चलते और रमज़ान शरीफ के चलते महाराष्ट्र की आवाम से और हिंदुस्तान के पूरे अपनी जनता से क्या अपील करना चाहोगे? और ख़ास करके मैं मुस्लिम कम्युनिटी से मैं अपील करता हूँ कि भाइयों, मतलब ये जो कोरोना वायरस जो महामारी बीमारी चल रही है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो गोदी मीडिया मुसलमानों को टारगेट कर रही है। कि मतलब ये अभी एक थोड़े दिन ही पहले एक वीडियो वायरल हुआ था गोंडी शिवाजी नगर का, कि मतलब ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो वीडियो बताई जा रही है वो बाज़ार के हैं, जो लोग सब्जी, फल फ्रूट, राशंस वगैरह लेने के लिए और घर के कुछ ज़रूरतों सामान लेने के वास्ते वहाँ पे शॉपिंग के लिए नहीं गए थे, वहाँ पर वो खरीदी करने गए थे। और ये गोदी मीडिया ने उसको इशू बना दिया कि देखो रमज़ान ईद के लिए या ईद की शॉपिंग कर रही है ये, और ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कोई आदमी है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, और वहाँ के गोंडी के आवामों को और मुंबई के आवामों को पता है कि वो शख्स कौन है। तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने अपनी एक राजनीति करने की कोशिश किया, पब्लिक के वास्ते हेल्प करने के लिए आए नहीं। उन्होंने पब्लिक के वास्ते तो हेल्प करने के लिए ना आए, ना वो वहाँ पर दौरा किया, ना कुछ किया। जब इलेक्शन होता है वो तब आते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, वहाँ के लोगों को अपनी तरफ फेवर करने की कोशिश करते हैं। और जो मुसलमान को आज ये बदनाम कर रहे हैं, उस वक्त में ये मुसलमान या गले में हाथ डालते हैं, उनके साथ में बैठ के होटल में खाना खाते हैं, उनके साथ में चाय पानी पीते हैं। तो मुसलमानों में अब भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को बोलने का आप मौका ना दें। जैसे कि इतनी बड़ी मतलब ये आफत आफत इस दुनिया में और पूरे मुल्क में जो आफत आई है कोरोना वायरस की, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि कम से कम इस बीमारी को जल्द से जल्द अल्लाह हमसे उसके निजात अता फरमा। और जैसे कि रमज़ान के इतने पाक पवित्र महीने के अंदर में हमने सही तरीके से हमारी ना इबादत हुई है, ना नमाज़ें हुई, मस्जिदें बंद है, ना जुमा की नमाज़ें हुई है। जब आपकी जुमा की नमाज़ें नहीं हुई है, जब आपकी जो 5 वक्त की नमाज़ हम पढ़ते हैं जब वो नमाज़ें नहीं हुई है,
तरावी नहीं हुई है तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ोगे तो ऐसे तो अल्लाह की तरफ से ही बीमारी है। देखो जो भी होता है, आज हमारे साथ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आज हमारे घर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, जो कुछ भी होता है सब अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। अल्लाह ने अगर चाहा तो ईद की नमाज़ मस्जिद में पढ़ाई जाएगी, और अल्लाह ने नहीं चाहा तो ईद की नमाज़ जो हो उसका कुछ ना कुछ आगे चल के, आज भी 3-4-5 दिन बचे हुए ईद के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अगर कभी रास्ता नहीं निकलेगा तो घर में पढ़ी जाएगी, कुछ ना कुछ का रास्ता निकलेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि आप घर से ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें और किसी को बोलने का मौका मत दें। घर में बैठ के इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगे घर में बैठकर। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और ख़ास करके मैं ये न्यूज़ चैनल वालों का, जो जज्बा न्यूज़ एडिटर हमारे चीफ एडिटर है हमारे मुबीन भाई का, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में उन्होंने मेरी जो मेरी बातें थी, जो मेरे को एक जनता के सामने, मेरे देशवासियों के सामने, मेरे भारतवासियों के सामने उन्होंने वो रखने का मुझे मौका दिया। उसके न्यूज़ चैनल के माध्यम से काफ़ी सालों से वो अच्छा एक सोशल, एक 10-11 सालों से वो मुमरा कलवा के अंदर में एक बहुत अच्छा सोशल काम कर रहे हैं। आज भी मतलब वो लोगों को फ्रूट्स वगैरह, इफ्तार का, सहरी का, और जो इस वक्त मज़दूर, माइग्रेंट्स वर्कर्स लोग जो अपने शहर लौट रहे हैं, तो भिवंडी बाईपास के ऊपर में भी लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, राशन वगैरह बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं उनके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके साथ ही उनके पूरे टीम का। और लोगों को मैं ये करता हूँ कि प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, और इनको एक हौसला इनका और बुलंद करें और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफ़िज़। एडिटर हमारे चीफ एडिटर है हमारे मुबीन भाई का, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में उन्होंने मेरी जो मेरी बातें थी, जो मेरे को एक जनता के सामने, मेरे देशवासियों के सामने, मेरे भारतवासियों के सामने उन्होंने वो रखने का मुझे मौका दिया। उसके न्यूज़ चैनल के माध्यम से काफ़ी सालों से वो अच्छा एक सोशल, एक 10-11 सालों से वो मुमरा कलवा के अंदर में एक बहुत अच्छा सोशल काम कर रहे हैं। आज भी मतलब वो लोगों को फ्रूट्स वगैरह, इफ्तार का, सहरी का, और जो इस वक्त मज़दूर, माइग्रेंट्स वर्कर्स लोग जो अपने शहर लौट रहे हैं, तो भिवंडी बाईपास के ऊपर में भी लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, राशन वगैरह बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं उनके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनके साथ ही उनके पूरे टीम का। और लोगों को मैं ये करता हूँ कि प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, और इनको एक हौसला इनका और बुलंद करें और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफ़िज़। दोस्तों, ये थे पूना से हमारे साथ में मोहम्मद रेहान मेमन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं मुबीन मापकर, कैमरामैन रिजवान मापकर के साथ। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।